नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आधिकारिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएसी परीक्षा नियमों की उस भारी भरकम रूल बुक को डिकोड करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स को लेकर अक्सर बहुत टेंशन रहती है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ऑफिशियल गाइड में गोता लगाते हैं और इसके सबसे काम के हिस्सों को आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम जिन मुख्य नियमों पर बात करेंगे वो है, पहला, जेएसी परीक्षा के बुनियादी नियम। दूसरा, अटेंडेंस और कैंडिडेट्स के प्रकार। तीसरा, पास होने का सही क्राइटेरिया। चौथा, ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं। पांचवा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए क्या सुविधाएं हैं। और अंत में छठा, कंपार्टमेंट परीक्षा के नियम। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जेएसी परीक्षा के बुनियादी नियमों की। ये जो ऑफिशियल मैनुअल है ना, यही झारखंड में माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का पूरा आधार है। इसे 2002 के जैक एक्ट के तहत बनाया गया था। मतलब एडमिशन से लेकर फाइनल रिजल्ट तक सब कुछ इसी से तय होता है। ये सिर्फ कोई साधारण सी किताब नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी परीक्षा व्यवस्था की नींव है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, उपस्थिति और उम्मीदवारों के प्रकार। अब देखिए, नियम बहुत साफ तरीके से रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट्स के बीच फर्क करते हैं। रेगुलर वो है जिनका किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रॉपर एडमिशन है और जो रोज क्लास जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कैंडिडेट्स वो होते हैं जो बिना किसी स्कूल के रजिस्टर में नाम दर्ज कराए बाहर से परीक्षा देते हैं। लेकिन अगर कोई रेगुलर कैंडिडेट है तो उसके लिए सबसे जादुई नंबर है 75। जी हाँ, नियमों के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिए थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल्स दोनों में कम से कम 75% उपस्थिति होना बिल्कुल अनिवार्य है। ये कोई सुझाव नहीं है, बल्कि एक सख्त नियम है जिसे पूरा करना ही होता है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी जायज़ वजह से अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाई तो क्या होगा? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नियमों के अनुसार अगर कोई लंबी बीमारी है, परिवार में कोई बड़ी त्रासदी हुई है या किसी ने आधिकारिक स्पोर्ट्स या एनसीसी कैंप में हिस्सा लिया है, तो बोर्ड अध्यक्ष के पास प्रैक्टिकल में 10% तक और लेक्चर में 7.5% तक की कमी को माफ करने का अधिकार है। सिस्टम में थोड़ी इंसानियत भी है। अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जिसका इंतजार सबको रहता है, पासिंग क्राइटेरिया। आखिर पास होने के लिए चाहिए क्या? पास होने का जो गणित है ना, ये क्लास के हिसाब से पूरी तरह बदल जाता है। 10वीं यानी माध्यमिक के लिए कुल मिलाकर 30% अंक चाहिए होते हैं, चाहे थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे भी बटे हों। लेकिन 12वीं यानी इंटरमीडिएट के लिए मामला काफ़ी सख्त है। वहाँ थ्योरी में अलग से 33% और प्रैक्टिकल में अलग से 33% लाना ही होगा। जैसा कि इस ऑफिशियल रूल बुक में साफ लिखा है, 10वीं वालों का काम ओवरऑल 30% में चल जाता है, लेकिन 12वीं वालों को लिखित और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग खुद को साबित करना पड़ता है। ये एक ऐसा नियम है जो परीक्षा की तैयारी की पूरी स्ट्रेटेजी को बदल के रख देता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, और शायद ही सबसे बड़ी राहत की बात है, मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई बस एक आध नंबर से फेल हो जाए? कितना बुरा लगेगा, है ना? खैर, बिल्कुल इसी स्थिति के लिए रूल बुक में परिणामों का मॉडरेशन नाम का एक बहुत ही शानदार और राहत देने वाला सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, बोर्ड सच में ग्रेस मार्क्स का प्रावधान रखता है। नियम के मुताबिक अगर कोई छात्र सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो उसे उस सब्जेक्ट के कुल अंकों का 5% तक ग्रेस मिल सकता है, और अगर 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा है तो दोनों में 3-3% तक की छूट मिल सकती है। यकीन मानिए, ये नियम कई बार पूरा साल बर्बाद होने से बचा लेता है। और तो और एक और कमाल का नियम है, अगर कोई सिर्फ 5 नंबर या उससे कम की वजह से फर्स्ट या सेकंड डिवीजन से चूक रहा है तो बोर्ड अपनी तरफ से वो नंबर देके उसका डिवीजन बढ़ा देता है। मतलब बोर्ड भी चाहता है कि मेहनत करने वालों को उनका पूरा हक जरूर मिले। अब आते हैं हमारे 5वें विषय पर, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए क्या सपोर्ट मौजूद है। बोर्ड ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि सबको बराबरी का मौका मिले। नेत्रहीन, शारीरिक रूप से विकलांग या स्पास्टिक छात्रों को एग्जाम लिखने के लिए एक सहायक यानी स्क्राइब मिलता है। बस एक बहुत ही तार्किक शर्त यह है कि वो स्क्राइब एक क्लास नीचे का स्टूडेंट होना चाहिए। इसके अलावा इन छात्रों को हर पेपर में 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, कंपार्टमेंट परीक्षा यानी साल बचाने का एक और मौका।
अगर मेन एग्जाम्स अच्छे नहीं गए तो भी सब कुछ खत्म नहीं होता। बोर्ड साल बचाने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम का मौका देता है। लेकिन हाँ, एक बड़ी शर्त है। ये मौका सिर्फ तभी मिलता है जब कोई छात्र मेन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 विषयों में फेल हुआ हो। 3 से ज़्यादा में फेल होने पर यह फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें एक और बहुत ही बढ़िया बात है। अगर कोई प्रैक्टिकल में पास है लेकिन थ्योरी में फेल हो गया तो उसे कंपार्टमेंट में सिर्फ थ्योरी का ही एग्जाम दोबारा देना होगा। उसके पुराने प्रैक्टिकल मार्क्स पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और आगे जुड़ जाएंगे। इससे दिमाग पर से फालतू का प्रेशर काफी कम हो जाता है। और ये दूसरे मौके बहुत जल्दी आते हैं। सप्लीमेंट्री टाइम टेबल के हिसाब से 10वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम्स 23 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलते हैं। वहीं 12वीं के एग्जाम 23 अगस्त से 1 सितंबर तक होते हैं। इसका मतलब है कि छात्रों को समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना होता, बस तुरंत अपनी तैयारी में लग जाना होता है। तो देखा, इन नियमों को गहराई से समझ लेने से बोर्ड एग्जाम्स का आधा डर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। ये पूरी सिस्टमैटिक प्रक्रिया हमारी सफलता के लिए ही बनाई गई है। अब आप ही सोचिए, आज के इस एक्सप्लेनर में ऐसा कौन सा नियम था जिसने परीक्षा को देखने का आपका नजरिया सबसे ज्यादा बदला? क्या वो ग्रेस मार्क्स वाला नियम था या फिर प्रैक्टिकल के नंबर सुरक्षित रखने वाला? इस